प्रवीण सर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म रोजगार विद संदीप क्लास पर, जहां पे दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। बिल्कुल भाई, राम राम सभी को, सबको गुड इवनिंग, फटाफट से जुड़ेंगे सारे। और आज आपको वेदों का इतिहास बताएंगे, ये वैदिक सभ्यता के बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। बिल्कुल फटाफट से सारे जुड़ेंगे इस क्लास के अंदर, और बहुत अच्छी बातें वेदों के बारे में, और इस वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग कोई बात करें। हाँ, ये बेटा जो आपकी जीके, आपको हर एग्जाम में कोई भी वन एग्जाम होता है जिसके अंदर जीके का पार्ट आता है या इंडिया का पार्ट आता है, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, उसके अंदर हर एग्जाम के अंदर क्लास आपके लिए कार्य होगी, ठीक है। हाँ, बस इनको अच्छे से सेल खड़ी वो चीज जिससे ये लोग मुद्रा बनाया करते हैं, जिस प्रकार तांबा होता है या जिस प्रकार कंसा होता है, उसी प्रकार ये लोग जो है सेल खड़ी नाम की चीज का प्रयोग है वो किसके लिए करते हैं, मुद्रा बनाने के लिए करते हैं। ज्यादा डीप में मुझे पता चलेगा, ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मुद्रा बनाई गई थी, उन्हें बनाने में किस चीज का प्रयोग किया गया, आंसर करेंगे, उन्हें बनाने के लिए सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता है। बस इतना मुझे आप लोग को जो है ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो था, और भारत में सबसे बड़ा लाठी था, ठीक है। हाँ, आज हम आपको बताने वाली क्लास बताइए। चलिए आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, और साथ ही इस वैदिक सभ्यता को समझेंगे कि एक्चुअल में क्या थी वैदिक सभ्यता, और यहाँ से किस तरह की बातें आपसे एग्जाम में पूछने का काम रहेगा। वैदिक सभ्यता की बात करूं तो इसका टाइम पीरियड था वो आपका शुरू होगा 1500 से 1520 से लेकर 1620 तक का टाइम पीरियड है, वो आपका कैसा रहेगा, वो रहेगा वैदिक सभ्यता का। और वैदिक सभ्यता को हम पढ़ेंगे तो इसे दो भागों में बांटना पड़ेंगे, एक होता है आपका कौन सा, पूर्व वैदिक काल, और एक होता है आपका उत्तर वैदिक काल। तो इसे हम लोग दो भागों में बांट करते हैं, एक भाग होता है इसे आप कहते हो पूर्व वैदिक काल, और दूसरा भाग होता है इसे आप कहते हो उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अगर हम बात करें पूर्व वैदिक काल की, तो इसका टाइम पीरियड है वो 1520 से लेकर 1020 तक रहेगा, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है वो 1020 से शुरू होगा, और 1020 से 620 तक का टाइम पीरियड है वो आपका इसे उत्तर वैदिक काल रहेगा। अब बात करेंगे सर ये वैदिक काल के अंदर क्या चीजें होंगी, पूर्व वैदिक काल की बात करता हूं तो इस काल के अंदर आपका वेद लिखा गया जिसका नाम था ऋग्वेद, उसके बाद क्वेश्चन आएगा ऋग्वेद किस काल में लिखा गया, आंसर करेंगे सब पूर्व वैदिक काल के अंदर। बिल्कुल यहाँ पे आप किसी क्लास से भी जो है कार्य से पढ़ते रहिए, कोई वहां पे सिंधु घाटी नहीं मिलेगी, वहां पे कोई वैदिक सभ्यता नहीं मिलेगी, ये क्लास आपकी क्लास बस आप लोग सीधे नोट बनाइए, ओके भाई, आप कोई भी एग्जाम को टारगेट करें, आप लोग उसके पीछे पे लगाइए, आपकी चीजें सारी कवर हो जाएगी, ठीक है। इस काल में वेद लिखा गया उत्तर वैदिक काल के अंदर, बाकी बचे हुए आपके वेद लिख जाते हैं, जिसमें एक नाम आता है सामवेद का, एक नाम आता है आपका यजुर्वेद का, और इसी काल के अंदर आपका एक और वेद लिखा जाता है जिसका नाम आता है अथर्ववेद, ठीक है। तो इस काल के अंदर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आपके लिए इनके बारे में पढ़ना होगा। साथ ही याद रखना इसी काल की बात करूं तो इस काल के अंदर आपके दो बड़े-बड़े महाकाव्य लिखे जाते हैं जिन्हें आप लोग इंग्लिश में एपिक्स बोलते हो, और इन महाकाव्यों की बात करूं तो एक महाकाव्य का नाम होता है दोस्तों महाभारत, एक जो आपका यहाँ पे महाकाव्य लिखा गया इसका नाम था महाभारत, दूसरा जो महाकाव्य था इसका नाम था रामायण। तो रामायण और महाभारत दोनों के महाकाव्य जो किस काल के अंदर लिखे, तो सब वो उत्तर वैदिक काल के अंदर लिखे। दूसरा महाभारत जो किसके द्वारा लिखी जाती है, तो आंसर करेंगे सही महर्षि वेदव्यास ने लिखी थी। वैसे महाभारत जो लिखते हैं तो सब महर्षि वेदव्यास जो है उन्हीं के द्वारा लिखी जाती है। और रामायण की बात करता हूं तो रामायण जो है ये भगवान श्री राम के जो गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था महर्षि का सॉरी इनके द्वारा ये लिखी जाती है। तो रामायण और महाभारत दोनों के जो है वो इनके द्वारा लिखी गई। महाभारत से दो बातें एग्जाम में आएगी, एक पूछा जाएगा महाभारत का दूसरा नाम बताइए, तो महाभारत का दूसरा नाम दोस्तों था जय संहिता, तो याद रखिए महाभारत का दूसरा नाम क्या होता है, तो सर वो जय संहिता होता है। और एक प्रश्न आएगा बताइए विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, तो विश्व का सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो कौन सा है, आंसर करेंगे सर वो भी महाकाव्य महाभारत है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा होगा, सर वो महाभारत होगा। साथ ही जब इस काल के अंदर आपका ऋग्वेद लिखा गया इसीलिए इस काल का एक नाम भी पड़ा, और इस काल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर इसी काल को एक बार ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। तो जिस काल के अंदर आपका ऋग्वेद लिखा गया इसी काल का नाम क्या पड़ा, तो सर इसे ऋग्वेदिक काल कहा गया। और दोस्तों याद रखेंगे ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। तो वेद आपके कुल चार वेद में से सबसे प्राचीन जो वेद है दोस्तों कौन सा, तो आंसर करेंगे सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है, जिसके बारे में हम लोग एक बात करने का काम करेंगे। अब जब मैं बात करता हूं किसी भी सभ्यता के बारे में तो बेटा सभ्यताओं की शुरुआत कैसे होती है, एक्चुअल में सभ्यता क्या होती है, तो जिस स्थान पर लोग रहना शुरू करते हैं इन लोगों के द्वारा भाषा बोली जाती है, इनके द्वारा जो प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं, इनके द्वारा जिस प्रकार का खान पान यूज किया जाता है, इसी तरह से इनकी बनती है सिविलाइजेशन बनती है, सभ्यता बनती है। इसी सभ्यता के बारे में हम बात करेंगे। तो ये वेदों के समय की सभ्यता वैदिक सभ्यता बोलते हैं। वैदिक सभ्यता के अंदर कोई ना कोई तो लोग रहेंगे, तो वैदिक सभ्यता की शुरुआत किन लोगों के आने से हुई थी इनके बारे में हम बात करेंगे। वैसे ही बात करना वैदिक सभ्यता की, याद रखेंगे सर इस वैदिक सभ्यता की शुरुआत कैसे होती है, वैदिक सभ्यता की शुरुआत, तो इस वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है वो होती है आर्यों के आगमन से। इसे हमारे भारत देश के अंदर कुछ लोग आए थे जिन्हें हम लोग कहते हैं आर्य। आर्यों का भारत के अंदर आना हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे आर्यों का आगमन, और साथ ही आर्यों का जब आगमन हुआ तो इसी से ही आपकी कौन सी सभ्यता की शुरुआत होगी, सर हमारी वैदिक सभ्यता की शुरुआत। वैदिक काल का टाइम पीरियड 1520 से लेकर 620 तक है, 1500 से लेकर 620 तक का टाइम पीरियड वो वैदिक सभ्यता है। फिर इसके ऊपर लिखिए आर्यों का जब यहाँ पे आगमन हुआ तो आपको बताएगा आर्य जो कहां से आए थे, तो आप आंसर करेंगे सर आर्य जो आए थे ये भारत के अंदर मध्य एशिया से आए थे, आंसर करेंगे सर आर्य भारत के अंदर मध्य एशिया से आए, और ये लोग मध्य एशिया से आए थे इस बात के बारे में जानकारी कौन देते हैं, तो आंसर करेंगे सर इतिहासकार जिसका नाम मैक्सवेलर। और इसी मैक्सवेलर ने बताया कि आर्यों का भारत के अंदर जो आगमन हुआ वो कहां से हुआ था, सब मध्य एशिया से हुआ। बेटा यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ आर्य, और आपको बताएगा इस आर्य शब्द का मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो आंसर करेंगे सर आर्य शब्द का मीनिंग होता है वो होता है श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ वो सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है आप लोग कुलीन के नाम से भी जानते हो। तो आर्यों का हुआ श्रेष्ठ या इन्हीं को आप लोग कुलीन के नाम से जानते हो, ये आपको याद रखना होगा। बेटा मध्य एशिया से भारत के अंदर आए थे, लेकिन सर भारत के अंदर जो है ध्यान दीजिए 620 लिखा है, ये 1600 में लिखा गया, यहाँ पे इसको देखिए 1600 में 600 का, ठीक है 620। अब बात करते हैं कि सर मध्य एशिया से भारत के अंदर आए थे, मध्य एशिया से भारत के अंदर भारत में आकर कहीं तो होंगे, तो आंसर करेंगे सर ये आकर बसे थे पंजाब में। ये सबसे पहली बात कहां पर बसे, तो सर ये लोग आए थे भारत में पंजाब में आकर बसे थे, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि सबसे पहले पंजाब के अंदर आकर बसते हैं। अब इन आर्यों की बात करूं तो आर्यों से कुछ बातें पूछी जाएगी, पूछे जाएंगे आर्यों के कितने कबीले भारत आए, तो आंसर करेंगे सर इनके 5 जन या 5 कबीले भारत आए थे। तो इन आर्यों के कुल कबीले भारत आए थे, इनकी बात करें तो कुल कितने थे, सिर्फ 5 कबीले थे। इन 5 कबीलों में आपको 2 कबीले याद रखने होंगे, एक का नाम था भरत कबीला, एक का नाम था भरत कबीला और दूसरे का नाम था त्रिशु कबीला। याद रखना सर इनके 5 कबीले को भारत आए, इन 5 कबीलों की बात करता हूं, एक का नाम भरत था और दूसरे का नाम त्रिशु था। और बेटा याद रखना ऋग्वेद के अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार भारत देश का नाम, भारत देश का नाम भरत कबीले के नाम पर पड़ा, भारत देश का नाम भरत कबीले के नाम पर पड़ा। तो ये आपको याद रखना होगा सर ऋग्वेद के अनुसार भारत देश का नाम है वो किस कबीले के कारण जाना गया, तो भरत कबीले के कारण से जाना गया, आपको याद रखना होगा। अब दोस्तों मैं बात करूं कबीलों के बारे में, तो इनके 5 कबीले थे। अब हम बात करते हैं इनके प्रशासन के बारे में, इनका जो मुख्य प्रशासन था वो किस प्रकार से था, तो यहाँ इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, तो इनके मुख्य प्रशासन की हम लोग बात करेंगे। प्रशासन की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला नाम आता है वो आता है राष्ट्र का, याद रखिए सबसे पहला राष्ट्र था, राष्ट्र से नीचे वो जन हुआ करता था, जन से नीचे आपका विश्व हुआ करता था, और विश्व से नीचे जो हुआ करता था वो आपका था, तो सर वो एक ग्राम हुआ करता था, और बेटा ग्राम से नीचे जो हुआ करता था इसे आप लोग कुल बोलते हो, कुल। याद रखेंगे इसे यहाँ पर इनका प्रशासन जो 5 चीजों में बना हुआ था, जिसमें कुल था, ग्राम थे, ग्राम के साथ में विश्व थे, जन थे और क्या थे, राष्ट्र हुआ करते थे। बेटा अगर हम बात करें कबीले के अंदर कितने भी आदमी हो सकते हैं, इनके अंदर टोटल फिक्स नहीं था। मान लीजिए लोग 50 आए थे स्टार्टिंग में, लेकिन हो सकता है आगे के बच्चे पैदा हुए होंगे तो 50 की संख्या भी होगी, या हो सकता है कबीले के लोग नहीं होंगे, संख्या कम होती है। आपको समझना है कि कुल कितने कबीले भारत 5 पांचों कबीले एक दूसरे के बारे में जानते नहीं थे, इनको एक दूसरे के बारे में जानने उस जगह पे लोग रहते होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं राष्ट्र के बारे में, याद रखिए राष्ट्र का मुखिया हुआ करता था, यहाँ का मुखिया या जो हेड हुआ करता था इसे क्या बोलते थे, तो सर इसे राजा या राजा बोला जाता था, इसे क्या बोलते थे राजा, या बोलते थे। जन का मुखिया इसे जनपति कहा जाता था, तो जन का मुखिया क्या कहेगा सर वो जनपति। विश्व का मुखिया इसे विश्वपति कहा जाता था, क्या बोलते थे, तो सर विश्व का मुखिया इसे विश्वपति। ग्राम का मुखिया हुआ करता था इसे ग्रामीण कहा जाता था, क्या बोलते थे सर इसे ग्रामीण या इसे ग्रामपति भी कहा जाता था। और साथ ही कुल का मुखिया इसे कुलीप कहा जाता था, कुल का मुखिया इसे कुलीप कहा जाता था, याद रखना होगा इन मुख्य में। और यहाँ से भी दो बातें और पूछी जाएगी, एक तो पूछा जाएगा ये इन आयों की सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी, इन आयों की सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र को लेता, तो आंसर करेंगे सबसे बड़ी इकाई थी वो वर्ग थी राष्ट्र, सबसे छोटी इकाई राष्ट्र को ले, तो आंसर करेंगे सर इनकी सबसे छोटी इकाई जो है वो कुल वर्ग था, तो इनकी सबसे छोटी यूनिट कौन सी थी, तो आंसर करेंगे सर इनकी सबसे छोटी यूनिट सबसे छोटी इकाई जो थी वो कुल वर्ग थी। तो ये पांचों आपको याद रखने में या सबसे बड़ा या सबसे छोटा दोस्तों से बात करिए। अब बात करते हैं इन आयों के बारे में, तो ये जो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, इस सभ्यता के बारे में आप लोग याद रखेंगे, इससे ये सभ्यता जो है ये ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, सभ्यता कैसी थी, तो सर ये ग्रामीण सभ्यता थी, यहाँ के लोग वो गांव में रहते थे, लेकिन जब हमने इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को पढ़ा तो वो जो सभ्यता थी आप आंसर करेंगे वो शहरी थी, वहाँ के लोग नगरों में रहते थे, वहाँ के लोग शहरों में रहते थे, लेकिन यहाँ के लोग गांव में रहते थे। अब इस सभ्यता की शुरुआत हुई थी आर्यों से, तो आपको बताया ये आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी,
बेटा यहाँ सारी सारी बातें आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको बताएगा ये आयोग की मुख्य भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों आंसर करना सर इनकी मुख्य भाषा थी वो संस्कृत हुआ करती कौन सी थी? तो सर इनकी मुख्य भाषा संस्कृत थी। आपसे बताएगा ये आयोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? किस प्रकार के लोग काम करते थे? तो इनका पहला काम जो था वो पशुपालन था। कौन सा था? तो सर ये लोग सबसे पहले पशुपालन की शुरुआत करते हैं। अब बाद में ये लोग जो है क्या करते हैं? कृषि करते हैं। इसीलिए जब आप लोग लोगे तो आपको क्वेश्चन आएगा आपको बताएगा ये आयोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आंसर करेंगे सब लोग हैं पशुपालन क्या करते थे? पशुओं में भी गाय को पालते थे गाय को। आपसे बताएगा ये आयोग की बात आती है तो आयोग का प्रमुख देवता कौन था? तो आपसे बताएगा आयोग का प्रमुख देवता कौन था? तो आंसर करेंगे आयोग का प्रमुख देवता सर इंद्र था। और बेटा इस इंद्र को वो लोग इंद्र नहीं बोलते थे, इस इंद्र के लिए वो एक शब्द का प्रयोग करते थे। और बेटा वो था पुरंदर। याद रखेंगे इंद्र के लिए किस शब्द का प्रयोग करता था? तो आंसर करेंगे सब पुरंदर शब्द का इस्तेमाल करते थे। इस इंद्र को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ तक सारी बात है एक बार बताएंगे सारे थोड़ा सा करते हैं बेटा और फिर हम बात करेंगे इन आयोग के बारे में। तो आपसे बताएगा ये इन आयोग की बात करते हैं तो आयोग का प्रमुख पशु कौन था? बेटा इन आयोग का जो प्रमुख पशु हुआ करता था या बेटा इसे आप बोलेंगे प्रिय पशु। तो इनका सबसे प्रिय पशु हुआ करता था वो था बेटा घोड़ा। कौन सा था? घोड़ा हुआ करता था। अगर आपसे पूछ लेता है ये आयोग की बात है इनका सबसे पवित्र पशु कौन सा था? आयोग का सबसे पवित्र पशु और इनका सबसे पवित्र पशु बनाया वो था गाय। और याद रखेंगे गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो आंसर करेंगे सर गाय के लिए अगन्य शब्द का प्रयोग करते थे लोग। कौन सा शब्द का? सर गाय के लिए अगन्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। सर ये अगन्य शब्द होता है इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है नाम मारे जाने योग्य पशु। तो नाम मारे जाने योग्य पशु होता है दोस्तों कौन सा होता है? तो सर वो अगन्य होता है। ठीक है ये आपको याद रखना होगा। अगर हम बात करें इन आयोग के बारे में तो आपसे प्रश्न चलेगा तो ये आयोग की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? आपसे बताएगा आयोग की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो आंसर करेंगे सर आयोग की सबसे पवित्र नदी जो हुआ करती थी वो सरस्वती थी। तो आपसे बताएगा आयोग की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? तो इन आयोग की सबसे प्रमुख नदी बेटा वो सिंधु थी। कौन सी थी? सर वो सिंधु हुआ करती थी। आपको बताएगा ये लोग जो है अपना मनोरंजन कैसे करते थे? किस प्रकार से आगे अपना एंटरटेनमेंट करते थे? आजकल आप लोग जो एंटरटेनमेंट करते हो वो फोन में रील देखते हो, इंस्टाग्राम डालते हो, स्नैपचैट है, यूट्यूब है, इनके बारे में आप लोग अपना क्या करते थे? बेटा पशुपतिनाथ तो उत्तरवेदी काल के लाएंगे। यहाँ पर पशुपतिनाथ नहीं है अभी पूर्ववेदी काल की बात कर रहा हूँ। पूर्ववेदी काल के अंदर इनके देवता बेटा वो कौन थे? तो इंद्र थे और इंद्र को ये पुरंदर बोलते थे। उत्तरवेदी काल के अंदर इनके देवता वो पशुपतिनाथ मांगे क्या गया? इसी का हां ओके बोल गया बेटा नोट्स अगर अपने हाथों से बनाओगे तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा लेकिन मैं तो जो मैं आपको बोल रहा हूं इनको अगर अपने हाथों से लिखोगे अपने हाथों से बनाओगे नोट्स बनाओगे तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है तो अपने हाथों से नोट बनाइए ज्यादा बढ़िया रहेगा। वरना भाई कुछ भी होता है। मनोरंजन कैसे करते थे? बेटा ये लोग मनोरंजन करते थे वो एक तो घुसवाई करते बेटा ये लोग घुसवाई करते थे घोड़े की। दूसरा याद रखिए ये लोग अपना मनोरंजन करते वो करते संगीत सुनकर संगीत से ये लोग क्या करते अपना मनोरंजन करते। तीसरा ये लोग अपना मनोरंजन करते वो कैसे करते? तो सही लोग शिकार करते और शिकार करके जो है ये लोग अपना मनोरंजन या अपना टाइम पास करने का काम करते। जिन लोग पॉइंट मनोरंजन के बारे में ट्रेनिंग के बारे में आपको हां कुश्ती बेटा कुश्ती नहीं खेला करते ठीक है ना कुश्ती नहीं खेला करते ये लोग कुश्ती को अपने हरियाणा खेलते हैं। चल आगे बात करेंगे आयोग के बारे में तो सही आगे तो थे इन आयोग के समय में एक वर्ड यूज हुआ करता अपनी आपसे बताएगा अपनी क्या था? तो आंसर करेंगे व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाला। कैसे याद होगी कि सर व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाला। तो व्यापार के लिए जो लोग दूर दूर तक जाते थे उन्हें क्या करता था? तो सर इन्हें कहा जाता था ये सारी बातें के बारे में इन आयोग के बारे में। दोस्तों याद रखेंगे आयोग द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो आपको बताएगा आयोग द्वारा खोजी गई धातु। तो इन आयोग ने कौन सी धातु को खोजा होगा? तो आप आंसर करेंगे सर इन आयोग ने जिस धातु को खोजा था इसे हम लोग बोलते हैं लोहा। क्या होता है? लोहा। और हमने पढ़ा था लोहे के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो पहले हमने ये बात कवर करी थी कि लोहे के जो साक्ष्य हैं वो हमें अतरंजी खिला से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? अतरंजी खिला से। सर अतरंजी खिला है तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंदर बनने वाले गांव अतरंजी खिला जहां से सबसे पहली बार हमें किसके साक्ष्य मिलते हैं? तो साथ ही आंसर करेंगे यहाँ से हमें लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। अगर बात करें यहाँ आयोग के बारे में याद रखेंगे सर आगे जो थे एक तो बोलते थे लोहित ऐशक एक तो यहाँ पे वर्ड यूज होगा आपका लोहित ऐशक और दूसरा यहाँ पे वर्ड यूज होगा जिसे आप बोलेंगे श्याम ऐशक। तो आपको बताएगा ये लोहित ऐशक क्या था और श्याम ऐशक क्या था? तो दोस्तों आंसर करेंगे सर जो तांबा हुआ करता था इस तांबे को आगे लोहित ऐशक बोलते थे। अरे जो लोहा हुआ करता था लोहे का रंग काला होता है और काला होने के कारण इसे हम लोग हिंदी में श्याम बोलते हो इसीलिए इसे श्याम ऐशक कहा जाता था। याद रखना एक तो लोहित ऐशक क्या था और एक श्याम ऐशक क्या हुआ करता था इन आयोग के समय। यहाँ तक सारी बात क्लियर हुई। अब हम बात करेंगे इन वेदों के बारे में क्योंकि ये सभ्यता थी ये पूरी पूरी वेदों से संबंधित थी। इस वैदिक सभ्यता के अंदर आपकी वेदों की रचना होगी इसीलिए वैदिक सभ्यता बोलते हैं। तो ये तो हमने सारी बातें कवर की इनके बारे में आयोग के बारे में और अब यहाँ पे वेदों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके चार वेद इनके बारे में आपको काम दूंगा। चलिए हेड वेद अब हम पढ़ेंगे इन वेदों के बारे में। आपको बताएगा ये वेद होते क्या हैं? वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका मीनिंग समझ आएगा। पहले वेद जो है ये संस्कृत भाषा के वेद धातु से निकला है। वेद जो है ये संस्कृत भाषा के वेद धातु से निकला है। और अगर बात करूं इस वेद धातु के बारे में तो सर इस वेद धातु का अर्थ यहाँ क्या होगा? तो इसका मतलब होता है नॉलेज या जिसे आप लोग ज्ञान बोलते हो। ठीक है आपको बताएगा ये वेद जो है इन वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या दोस्तों आपकी क्या है? 4 है। अगर हम बात करें कि चार वेद कौन से हैं तो सबसे पहला नाम दोस्तों आप लोग याद रखना ऋग्वेद। वेदों की कुल संख्या आपकी 4 है जिसमें सबसे पहला होता है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद दूसरा जो आपका वेद लिखा गया इसे आप लोग सामवेद के नाम से जानते हो। सामवेद के बाद तीसरा वेद लिखा गया आपका वो था यजुर्वेद और यजुर्वेद के बाद चौथा वेद लिखा गया इसे आप लोग अथर्ववेद के नाम से जानते हो। तो कुल जो आपके वेद हैं वो कितने हैं? 4 हैं। 4 वेदों की बात करूं तो आपको बताएगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे नया वेद और सबसे नवीनतम वेद कौन सा आपका? तो सबसे नया वेद है सबसे लेटेस्ट वेद है सबसे बाद में लिखा गया वो कौन सा होगा आपका? तो आंसर करेंगे सब हमारा अथर्ववेद। आपको बताएगा ये वेदों की बात करें तो वेदों के बारे में एक शब्द यूज होता है जिसे आप लोग बोलते हो क्या? अपरुष। तो वेदों को क्या कहता है? तो सर इन्हें अपरुष कहा जाता है। तो वेद क्या कहते हैं? तो सर इन्हें अपरुष कहा जाता है। आपको बताएगा ये वेद कई कौन से हैं? तो आंसर करेंगे ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद तक जो वेद है इन तीनों वेदों को वेद कई कहा जाता है। तो याद रखेंगे ये जो आपके तीन वेद है इन तीनों वेदों को आप किस नाम से जानते हो? तो सर इन तीनों वेदों को वेद कहा जाता है। बेटा जो स्टार्टिंग के अंदर आपके पहले तीन वेद लिखे थे इन तीनों वेदों को वेद कहा गया। अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया था इसीलिए सबसे नया वेद लिखा गया इससे लेटेस्ट वेद लिखा गया। साथ ही एक बार आप लोग जमेंट करेंगे यहां तक की सारी बातें दिमाग में सेट होती है तो अब मैं आपको वेदों के बारे में डिटेल में पढ़ाने का सबसे पहले साथ ही पढ़ना शुरू करेंगे ऋग्वेद के बारे में। एक बताइए यहां तक की सारी बातें ओके है दिमाग में सेट होती है बातें बिल्कुल बताइए और फिर साथ ही आपको ऋग्वेद के बारे में कहूंगा। ऋग्वेद बड़ा काम का बेटा यहां से अक्सर आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। साथ ही इसी के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे इस ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद हम करेंगे यहां तक की बातें बताएंगे साथ ही आपकी है ओके बोल रहे बिल्कुल बिल्कुल कान देता कीर्ति प्रभात ओके बोल चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब ऋग्वेद के बारे में हम समझेंगे चीजों को अच्छे तरीके से आप लोग खुद नोट करिए और जब आप खुद नोट करोगे तो आपको मिलेगा यहां चीजें हमारे दिमाग में बैठ रही हूं। आप जब कोई लिखोगे पहले आप पढ़ोगे पढ़ोगे तो दिमाग में जाएगी दिमाग में जाएगी तो चीजें आपको बार-बार पढ़ने में आसान हो जाएगी। पढ़ना आपको अब तो समझ आएगा लेकिन बाद में पता नहीं क्या पढ़ा किस तरह से पढ़ने का। चलिए बहुत बढ़िया। साथ ही ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे पहला पॉइंट आपको याद रखना होगा इस ऋग्वेद जो है ऋग्वेद कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया था? तो पहले ऋग्वेद की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। आपको बताइए ऋग्वेद जो है इसके संकलन का कौन मानते हैं? संकलन का होता है कंपाइलर। संकलन का मतलब क्या करना होता है? जो करता है और इसके संकलन का मानते हैं महर्षि वेदव्यास। तो मैं साथ ही वो कहते हैं महर्षि वेदव्यास। ऋग्वेद की बात करूं आप लोग जानते हो सबसे प्राचीनतम वेद सबसे प्राचीनतम वेद आपका कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात करूं आपको याद रखना होगा ऋग्वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो होता है ऋचाओं का आसन है। इसका संग्रह होता है ऋचाओं का। सर हमने यूं बोला ये ऋचाएं क्या होती है? जो ऋचाएं होती हैं वो होते हैं आपके मंत्र। क्या होता है मंत्र? आपको पता है जब भी हम काम होता है पंडित को बुलाते हैं। जब पंडित को बुलाते हैं तो पंडित दरमियान मंत्र पढ़ते हैं। अगर किसी के घर में शादी है तो पंडित बुलाता है, घर में बच्चा हो गया तो पंडित बुलाता है, नया घर लिया तो पंडित बुलाते हैं और यहाँ शादी कोई भी काम होता है तो पंडित बुलाता है। और वो ज्यादा मंत्र दिएगा वो सारी सारी इसके अंदर रखिए तो सब ऋग्वेद के अंदर रखिए। ये बात आपको याद रखनी होगी। जब इस ऋग्वेद की बात करते हैं तो इस ऋग्वेद के कई टुकड़े हैं इसके ऋग्वेद के हम भाग पढ़ने होंगे और ऋग्वेद की बात करूंगा तो ऋग्वेद के अंदर मोस्टली हमें तीन भाग पढ़ने होंगे। कितने भाग? तीन भाग। इन तीन भागों में हमें क्या करना होगा? तो इसके अंदर एक तो आपके दिए जाते हैं मंत्र और मंत्रों को आप लोग संस्कृत में बोलते हैं ऋचा। क्या होता है? ऋचा। तो इसके अंदर मंत्र याद और इसके अंदर मंत्र है वो 10,462 कहते हैं 10,462। कई किताबों में तो नहीं लूशन पढ़ा होगा उसके अंदर 10,000 की बारे 600 आपके दिए हैं। अगर मैं बात करूं इसके अंदर दूसरी चीज तो साथ ही इसके अंदर दूसरी चीज है वो आपके सूक्त है। सूक्तों की बात करता हूं तो वो आपके 1028 है। सबसे ज्यादा प्रश्न आपका इस सूक्त से होता है। पहला क्वेश्चन आएगा
चाहिए सुक्कों की कुल संख्या कितनी? तो पहला ऑप्शन मिलेगा 1024 है। 1024 करते हैं क्यों? क्योंकि एक जीबी में आपको 1024 मिलते हैं। 1024 आप क्या होगा? क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। यार इसमें 4 और जोड़ेंगे आपको, 4 और जोड़ेंगे तो कुल संख्या 1028 हो जाएगी। अब तीसरा जिसका भाग होता है, तीसरा भाग पड़ेगा इसके अंदर तो आप क्या कहते हैं? तो सर इसके अंदर आते हैं मंडल। मंडलों की बात करूं तो इनकी संख्या कितनी है? 10 है। यानी मंडलों की कुल संख्या आपसे पूछी जाए तो आंसर करेंगे सब कुल संख्या की 10 है। इन्हीं के बारे में डिटेल स्टडी करनी होगी क्योंकि इन 10 मंडलों से अच्छी बातें एग्जाम में आएगी। अच्छी बातों को हमें कवर करनी होगी। तो याद रखिए इसके अंदर मैं बात करता हूं पहले मंडल से लेकर आपके 10वें मंडल की। तो याद रखिए इस पहला और 10वां। तो पहला और 10वां मंडल ये दोनों के दोनों आपके नए मंडल है। ये दोनों के दोनों आपके क्या है? नए मंडल है। अगर मैं बात करूं मंडलों में दूसरे से लेकर 7वें मंडल की तो दूसरे से लेकर 7वां मंडल है ये आपके पुराने मंडल है और जो बचे आपके वो इनके बीच में आएंगे बेटा। वो ना नए हैं ना पुराने हैं, वो इनके बीच में आएंगे। क्या सर हम ये सारे मंडल करने देंगे? बिल्कुल सही। इन मंडलों के अंदर वो बातें आपको पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने मिलेगी। पीवी शीट पे लगी आपकी सारी बातें आपको मिलेंगी। तो कहते हैं इन मंडलों में अगर तो आपको याद होगा कौन सा मंडल? तीसरा मंडल सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला मंडल का तीसरा मंडल। और कहते हैं तीसरे मंडल की बात करूं तो तीसरा मंडल जो है इसके अंदर किस चीज का उल्लेख मिलता है? तो आंसर करोगे सर यहां में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इसके अंदर गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया। तो बेटा आपसे पूछा जाएगा बताइए गायत्री मंत्र किसने लिखा था? तो आंसर करेंगे सर ये गायत्री मंत्र है ये महर्षि विश्वामित्र ने लिखा था। तो आपसे पूछा जाएगा ये कि गायत्री मंत्र किसने लिखा था? तो आंसर करना सर विश्वामित्र ने लिखा था। और आपसे पूछा जाएगा गायत्री मंत्र किसको समर्पित किया गया? तो आंसर करना सर ये सावित्री को समर्पित है। इसको समर्पित किया गया था। तो आंसर करेंगे सर सावित्री को समर्पित किया गया। अगर किसकी स्तुति के लिए गाया जाता है? किस भगवान के लिए गाया जाता है? तो जब सूर्य देव को जल अर्पण किया जाता है तो सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हो सुबह सुबह ओम भूर्भुवः स्वः का पाठ किया जाता है। ये भगवान सूर्य की स्तुति के लिए गाया जाता है गायत्री मंत्र जिसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा गया तो किसी भी चांस से का बदल नहीं चाहिए। इसके बाद अगर बात करें ऋग्वेद के चौथे मंडल की तो क्या ऋग्वेद का चौथा मंडल भी बात पूछा गया। और आज मैं बात करूं ऋग्वेद के चौथे मंडल की तो चौथे मंडल के अंदर कृषि से संबंधित मंत्र दिए गए। किससे संबंधित मंत्र दिए? भाई कृषि खेती बाड़ी से संबंधित भी कुछ मंत्रों का उल्लेख यहां किया गया। ठीक है अब बात करते हैं ऋग्वेद के 7वें मंडल की। ऋग्वेद का 7वां मंडल हम लेंगे तो इसके अंदर लड़ाई का उल्लेख मिलने लगा। इस लड़ाई का नाम है दशरथ का युद्ध जिसमें 10 राजाओं के बीच का युद्ध था। ये जो युद्ध लड़ा गया ये कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया? तो ये पुरुष नदी के किनारे लड़ा गया। तो पुरुष नदी के किनारे ये जो युद्ध था इस युद्ध के अंदर दो लोगों के आपस में लड़ाई हुई थी। अच्छा वो दो लोग कौन थे? तो एक तो हुआ था सुदास और सुदास के सामने जो लड़ा था इसका नाम था दशरथ। और इस दशरथ के साथ 9 अन्य राजा थे, 9 अन्य राजा हुआ करते थे। लेकिन फिर भी इस सुदास की क्या यहां पे जीत। और आपसे बताएगा सुदास की संस्कार था तो आंसर करना सुदास जो है ये भरत वंश का था। कौन सा था? भरत वंश का था। आपसे पूछा जाएगा ये पुरुष नदी है इसे वर्तमान में किस नाम से जानते हो? तो पुरुष नदी तो इसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो? तो सर पुरुष नदी को आज रावी नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी की बात करें बेटा? पुरुष नदी आपकी इस जम्मू कश्मीर वाली एरिया से होकर है। बेटा हड़प्पा में आपने शायद नहीं पढ़ी। यहां पर हमने पढ़ाया आपको कि रावी नदी के किनारे 1921 के अंदर हड़प्पा हो जाएगा। बताइए आपको बहुत इंडस सिविलाइजेशन का कोई शायद आपने नहीं किया। कौन नहीं किया बेटा? ये पूछने से कभी नहीं। चलिए अब ऋग्वेद का हमने कौन सा मंडल लिया? 7वां। बात करेंगे तो ऋग्वेद के 8वें मंडल की। और ऋग्वेद का 8वां मंडल बेटा इसके अंदर सारी की सारी हस्तलिखित ऋचाएं हैं। इसके अंदर तो इसमें सारी आपकी हस्तलिखित ऋचाएं हैं और इन हस्तलिखित ऋचाओं को क्या करते हैं? तो याद रखना सर इन हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं? तो सर इसमें जितनी बातें हैं वो सारी हाथ से लिखी गई और इन हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया? तो आंसर करेंगे सर इसको खिल कहा गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखेंगे। ठीक है बेटा 10 का है ना ये 10 का मिलकर एक ले काम करें। चलिए उसके बाद अगर बात करें ऋग्वेद के 9वें मंडल की तो ये बड़ा काम है लड़के मंडल से बात करते हैं क्योंकि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है इसके अंदर एक पेय पदार्थ का उल्लेख किया गया। बेटा इसके अंदर एक पेय पदार्थ का उल्लेख किया गया। सर ये पेय पदार्थ क्या था? तो इस पेय पदार्थ का नाम था सोमरस। इस पेय पदार्थ का नाम क्या था? तो सर 9वें मंडल में पेय पदार्थ जिसका नाम था सोमरस है। साथ ही सोमरस की बात करूं तो क्या था? तो सर ये अंगूर का रस हुआ करता था। बेटा सोमरस लड़के बोलते हैं अंगूर का रस इसी को क्या बोलते थे? तो सर इसे हम लोग सोमरस बोलते थे। अलबत्ता आजकल तो इसकी क्या होती है? आजकल तो इसकी वो इतना सोमरस है। तो अब जब भी आप लोग मदिरा पान करके जाओ तो कभी बोला मैंने ड्रिंक किया मैंने सोमरस का पान किया। ठीक है चलिए 9वें मंडल के बारे में बात करते हैं। अब बात करें ऋग्वेद के 10वें मंडल के बारे में। ऋग्वेद का आखिरी मंडल ऋग्वेद का आखिरी मंडल है इसे आप लोग बोलते हैं ऋग्वेद का 10वां मंडल। और जब मैं बात करूं ऋग्वेद के 10वें मंडल के बारे में तो यूं बताना चाहिए सर इस 10वें मंडल के अंदर हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। वर्ण व्यवस्था थी वो कैसी थी? तो आंसर करेंगे सर ये चतुष्कोणीय हुआ करती थी। ठीक है तो वर्ण व्यवस्था की जानकारी हमें इस 10वें मंडल में दी गई। आइए कैसी थी? तो सर ये वर्ण व्यवस्था चतुष्कोणीय थी जिसमें बेटा समाज को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो सर इसमें 4 प्रकार का समाज था। अब 4 प्रकार में सबसे पहला नाम आता है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण के बाद दूसरा नाम आता है क्षत्रियों का। क्षत्रियों के बाद तीसरा नाम आता है वैश्य का और वैश्य के बाद नाम आता है शूद्र का। ये सीक्वेंस है और सीक्वेंस में आपको याद करने होंगे जहां से एग्जाम में आपसे पूछेंगे। ब्राह्मण कौन थे? जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। तो जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए उन्हें ब्राह्मण कहा गया। जो उनकी भुजाओं से पैदा हुए उन्हें क्षत्रिय कहा गया। जो उनकी जांघ से पैदा हुए उन्हें वैश्य कहा गया। और जो उनके पांव से पैदा हुए या जो उनके पैर से पैदा हुए इन्हें कहा गया। तो सर इन्हें शूद्र कहा गया। याद रखिए ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघ से और शूद्र के पांव से। मदिरा भी थी होता है क्या? मदिरा तो ये आप लोग दारू बोलते हो। हां मां मदिरा आप लोग दारू बोलते हो। दारू आपको नहीं मिलती है। ये प्रकार की तो ये आपका क्या हो गया? ऋग्वेद के बारे में पढ़ गया। ऋग्वेद के अंदर आपके सारे दिए। तो सर ऋग्वेद के अंदर सारे मंत्र दिए और इन मंत्रों का पाठ करने वाला तो आपसे बताइए ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला क्या कहलाता है? तो ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला होता है इसे बोलते हैं होती। क्या बोलते हो? तो सर ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला होती कहलाता है। होती होती नाम ले तो ऑप्शन में होता याद रखिए सर इसे होती या होता कहलाता है। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करेगा। ऋग्वेद की बात की तो आपसे बताएगा ऋग्वेद के अंदर गंगा नदी का उल्लेख नहीं पाया। तो गंगा नदी की जो बात करूं उसका एक बार वर्णन है ऋग्वेद के अंदर। आपसे बताएगा ये गंगा नदी के अंदर यमुना का उल्लेख नहीं पाया। थोड़ा इस यमुना नदी के अंदर जो लिखा था वो आया था 3 बार। और यमुना नदी को ऋग्वेद में कौन सी नदी कहा गया? तो आंसर करेंगे सही से कालिंदी नदी कहा गया। तो यमुना नदी को किस नाम से जाना गया? सही से कालिंदी नदी के नाम से जाना गया इसे आपकी यमुना को। अगर बात करें इस ऋग्वेद के बारे में तो आप याद रखेंगे इस एक वाक्य होता है जिसका नाम था अस्तो मास गम्य। स्कूल के बाहर का वाक्य रही आपने देखा हो अस्तो मास गम्य। अस्तो मास गम्य वाक्य है साथी ये भी आप कहां से लिया? तो आंसर करेंगे सही वाक्य है ये ऋग्वेद से लिया गया है। ये भी कहां से लिया गया? ऋग्वेद से आपका लिया गया। इसके बाद अगर बात करते हैं ऋग्वेद की ऋग्वेद की बात की तो आपको याद होगा सर ऋग्वेद के अंदर सिंधु सभ्यता को यूरोपीय कहा गया। सिंधु सभ्यता को यूरोपीय कहा जाता था यूरोपियन। ठीक है यहां तक की बात होगी। हां तम समाज में अस्तो मास गम्य तम समाज में विधान से लिया गया। आपको वैधानिक होता है आगे हम बढ़ेंगे आपके इसके बारे में उपनिषदों के बारे में तो हम पढ़ने का करेंगे। यहां की बात दिमाग में सेट उसके बाद साथ ही कम करेंगे हम करेंगे बताएंगे यहां तक की सारी बात दिमाग में सेट होती है। क्या करेंगे फिर आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। ओके चलिए लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बेटा इसका एक उपवेद भी है ऋग्वेद का एक उपवेद बेटा और इसके उपवेद की बात करूं तो आप लोग आयुर्वेद के नाम से जानते हो। तो सर इसका जो उपवेद है इसे आयुर्वेद कहा जाता है। ये पूरा पूरा यहाँ कौन सा हो गया? सर ये हमारा ऋग्वेद हो गया। साथ ही इतनी बात ऋग्वेद के बारे में आपको नहीं है और इतनी बात ये मैं आपको करनी है। इतनी बातें कर ली तो किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। बहुत बढ़िया ठीक है चलिए अब हम बात करेंगे इसके बारे में आपके दूसरे वेद के बारे में। दूसरा वेद हम लोग पढ़ते हैं इस वेद की हम बात करें तो दूसरा वेद बेटा इसे हम लोग बोलते हैं सामवेद। तो हम इसके बारे में बात करेंगे तो सर इसे हम सामवेद कहते हैं। तो हम बात करेंगे सामवेद के बारे में। यहाँ से करने वाले दोस्तों इसके बारे में तो सर यहाँ हम सामवेद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सामवेद की बात करते हैं तो यहाँ से आपको दो बात याद रखनी होगी। एक तो ये सामवेद जो है बेटा इसके संकलनकर्ता कौन है? थोड़ा इसके संकलनकर्ता कौन मानते हैं? तो आंसर करेंगे सर वो मानते हैं भरत मुनि। पहला पॉइंट यही है ना सर इस सामवेद के संकलनकर्ता कौन है? तो पहले भरत मुनि मानते हैं। सामवेद की बात करें यहाँ पे एक शब्द है साम। शाम शब्द का क्या होता है? थोड़ा शाम शब्द होता है इसका जो होता है वो आपका संगीत। अगर संगीत जो है इसी को हम बोलते हैं गायन। थोड़ा शाम शब्द का जो होगा वो संगीत से होगा वो याद रखो आपका गायन से होगा। इसी होगा गायन से होगा गायन से होगा। अगर बात करें संगीत की बात तो इसके अंदर संगीत से संबंधित मतलब ये इसीलिए इसे कहा जाता है संगीत को क्या संगीत का जनक।
थोड़ा भारतीय संगीत का जनक कौन कहलाता है? तो सर वो सामवेद कहलाता है। सामवेद की बात आती है साथी, तो आप लोग ये भी याद रखेंगे कि सर इसके अंदर संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिला। संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख इसमें मिला दोस्तों। और सर ये संगीत के 7 स्वरों कौन से थे जिनके बारे में उल्लेख मिला? तो पहले इसमें संगीत के 7 स्वरों आप याद रखेंगे, सा रे गा मा पा धा नी। तो ये संगीत के 7 स्वर थे जिनका उल्लेख हमें दोस्त यहाँ पे मिलता है इसमें सामवेद की। सामवेद की बात करें तो सामवेद के अंदर दिए गए मंत्र और इनके मंत्रों का पाठ करने वाला क्या लगेगा? तो याद रखेंगे सर मंत्रों का पाठ करने वाला व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? आप आंसर करेंगे सर वो कहलाता है उदात्री, या बच्चों इसे आप लोग उद्गाता के नाम से जानते हो। तो इसके मंत्रों का जो पाठ करता है क्या बोलते हैं? तो सर इसे उदात्री या उद्गाता कहते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अब बात करते हैं इस बारे में, इस सामवेद के बारे में याद रखेंगे। ये सामवेद जो है इसमें संगीत से संबंधित मंत्र दिए गए, इस संगीत का जनक भी कहा गया। अगर बात करें इसके बारे में, इसके उपवेद के बारे में, तो इसका जो उपवेद है इसका नाम है गंधर्ववेद। क्या है? तो सर इसका जो उपवेद है वो गंधर्ववेद है। ये बात आपको इसके बारे में याद नहीं होगी, सामवेद के बारे में याद नहीं होगी। बहुत बढ़िया, कई बार पॉइंट यहाँ की बात करिए होगी सबको। बहुत बढ़िया, अगला क्या करेगा दोबारा कमेंट सुनिए। चलिए, तो ये सारा आपका सामवेद। अब लेकर चलते हैं आपको तीसरे वेद की तरफ। तीसरा वेद तो इसे आप लोग तो यजुर्वेद, तो हम कौन से वेद की बात करेंगे? तो सर अब हमें पढ़ना होगा यजुर्वेद के बारे में। बड़ा तीसरा जो वेद का था इसे आप लोग यजुर्वेद के नाम से जानते हो। इस यजुर्वेद की बात करें तो अच्छी बात पढ़नी पड़ेगी। यजुर्वेद की बात करता हूं, यहां पे एक शब्द आया यजु। तो यजु शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बात करेंगे यजु शब्द का अर्थ होता है सर वो होता है क्या? यज्ञ। क्या होता है? यज्ञ। यज्ञ को आप लोग बोलते हो अनुष्ठान। क्या बोलते हो? तो यज्ञ बोलते हैं, इसे अनुष्ठान बोलते हैं। यज्ञ से संबंधित मंत्र किसके अंदर दिए गए? यजुर्वेद में। दूसरा पॉइंट क्या है? सर यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित, धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित या साथ ही कर्म कांडों से संबंधित, कर्म कांडों से संबंधित मंत्र मैं साथी उसके अंदर दिए। तो सर वो सारे साइज हैं वो यजुर्वेद के अंदर दिए गए। अब साथी इस यजुर्वेद के बारे में नोट डाल के बात आप लोग लेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट डाल के आपको नोट डाल के आपको बात करने वाले हैं वो ये होगी कि सर एकमात्र ऐसा वेद, देखेंगे दोस्तों, एकमात्र ऐसा वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया। तो एकमात्र ऐसा वेद जिस गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया वो कौन सा होगा? तो आंसर करेंगे सर यही है। कौन सा? यही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। यजुर्वेद, यजुर्वेद का मतलब हो गया यज्ञ से संबंधित। इसके बारे में आपको बात करनी है। ठीक है सर, इसके संकलन करता, अच्छा संकलन कर लीजिए, बेटा इसके संकलन कर लीजिए। ये तो आसान है, संकलन करता ये नाम तो अपने विश्वामित्र, विश्वामित्र लौटा इनके द्वारा इसका संकलन किया था। इसका आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद में यज्ञ होता है यज्ञ से संबंधित सारी सारी दिए गए। ये एकमात्र ऐसा वेद गद्य दोनों में लिखा गया। साथी अलग बात आप लोग इसके मंत्रों का पाठ करने वाला, मंत्रों का पाठ करने वाला, मंत्रों का जो पाठ करता है उसे क्या कहता है? तो आंसर करेंगे सर इसे रिव्यू कहता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसके मंत्रों का जो भी पाठ करेगा उसे क्या करेगा? तो सर इसे रिव्यू करेगा। इन बात की होगी हमने ऋग्वेद पढ़ लिया, ऋग्वेद के बाद सामवेद पढ़ लिया, सामवेद के बाद हमने कौन सा डिस्कस किया? यजुर्वेद डिस्कस किया। यजुर्वेद के अंदर इसका लास्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। इसकी बात करूंगा तो वो कौन थे? तो सर वो था हमारा धनुर्वेद। इसका उपवेद लीजिए, उपवेद है धनुर्वेद लीजिए। ये भी पूरा आखिरी वेद हम पढ़ेंगे जिसका नाम है कौन सा? आपका अथर्ववेद। बड़े काम है तुम्हारे सबसे ज्यादा दिमाग में कोई चीज तो कौन सी होगी? वो अथर्ववेद की चीज होगी। तो हम पढ़ना शुरू करेंगे आपका चौथा और अंतिम वेद बेटा जिसे आप लोग बोलते हो अथर्ववेद। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, आपके अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद की कहानी जो हम बात करते हैं यहाँ पे उपवेद लिखा दिया है, नंबर चिंता कर उपवेद लिखा दिया। ठीक है, मुझे पता है लोगों को इसका उपवेद उपवेद में लिखा दिया। लीजिए बेटा अथर्ववेद, अथर्ववेद के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे सबसे नया वेद या सबसे नवीनतम वेद बेटा। तो सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो सब अथर्ववेद है। अगर बात करें अथर्ववेद के बारे में बेटा आपको पता है ये अथर्ववेद जो है इसके संकलनकर्ता कौन है? तो इसके संकलनकर्ता जो है उनका नाम क्या था? तो यहीं पे लिखा है विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। अगर बात करूं इस वेद के बारे में याद रखिए इस वेद के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता मानते हैं वो मानते हैं अथर्वऋषि। तो बेटा अथर्वऋषि ने इसका रचना काम किया इसलिए इसका नाम अथर्ववेद। अगर साथ ही अथर्ववेद की बात करूं तो इस वेद का एक दूसरा नाम भी होता है और इसका दूसरा नाम होता है ब्रह्मवेद। वो कौन सा है? तो इसका दूसरा नाम होता है वो ब्रह्मवेद होता है। अगर बात करें अथर्ववेद के अंदर क्या दिया गया? तो इसके अंदर आपका काला जादू दिया गया। इस वेद के अंदर काला जादू दिया गया। इसके अंदर टूना टोटका दिया गया, टूना टोटका। इसके अंदर वशीकरण दिया गया है, इसके अंदर वशीकरण दिया गया। इसके अंदर औषधीय उपचार दिए गए, औषधीय उपचार दिए और इसके अंदर तांत्रिक विद्या को दी गई। ये सारी चीजें आपकी अथर्ववेद के अंदर दी गई। जैसे यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि अगर आप कभी हरियाणा रोड की सफर किया होगा तो हरियाणा रोड की सफर में सफर करते हो तो इसके अंदर आपने एक चीज देखी होगी। इसके अंदर चीज देखी होगी, हर विंडो के ऊपर पोस्टर होता है छोटा सा 3 बाई 2 का पोस्टर या आपका 6 4 का पोस्टर होता है। इस पोस्टर के अंदर लाइन लिखी होती है, यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि जिसको होगा ज्ञान वही करेगा समस्या का समाधान। 7 रोगियों से सिद्धि प्राप्त की हुई खान बाबा अमरदास जी बना ली 7 घंटे में मनचाहा प्यार में स्वतंत्र से छुटकारा पाए, गैरक्लेश रस भावना देती हो, भूख में बाधा हो, किया कराया हो, इस तरह की चीजें आपको देखते हो तो किसके अंदर जाती है? वो आपकी अथर्ववेद के अंदर होती है। जितने भी आपके बेटा ये तांत्रिक होते हैं वो किस वेद का करते हैं? वो इस अथर्ववेद का करते हैं। और अथर्ववेद जो है वही सारी सारी करता है बेटा 7 घंटे में मनचाहा प्यार में आ सकता है तो नौकरी तो आ सकती है। समझ लो पूरा जबरदस्ती पढ़ाई हो तांत्रिक बाबा की पढ़ना ये कहने की बात है बेटा। अगर ऐसा होता तो वो आपसे पैसे लेते तो जाके बोलते हैं 1100 21 रहा नंबर डाल में 28 डैश। हाँ मैंने पूरा पढ़ाया, मैंने इसलिए पूरा पढ़ाया ताकि जो बच्चे रह जाते हैं क्लास में नहीं पढ़ते बाद में उन्हें पता करते हैं गुरु जी को सहारा हो भाई उनको लाल बांध कर भी देता हूं। अब लाल बांध को गले में बांध कर रखना होता है फिर उनका जल्दी से या तो काम मांग होता है या काम पूरा होता है। ठीक है, मुझे बड़ा ज्ञान इस वेद का मैंने भी इस पे बहुत बड़ा काम भी किया मैं बाबा के चक्कर में जाता। ठीक है, तभी तो मैं इतना लगा। चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर मंत्र दिए अगर मंत्रों का पाठ करने वाला क्या लगता है? तो इसके अंदर मंत्र दिए मंत्रों का पाठ करने वाला क्या लगेगा? तो आप आंसर करेंगे मंत्रों का पाठ करने वाला होता है इसे हम लोग ब्रह्मा बोलते हैं तो इसे हम लोग ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको यहां के बारे में करनी होगी यहां से आपको जरूर करनी होगी। ठीक है, चलिए अभी आगे इसका लास्ट पॉइंट क्लियर करिए यहां तक की सारी बातें दिमाग में सेट होती है। एक बार सारी पॉइंट कर दीजिए फिर साथ ही लास्ट में जाते हैं इसका उपवेद आपको लगेगा उपवेद कल हम लोग करना शुरू करेंगे ब्राह्मण उपनिषद और आने के बारे में। तो एक बार आप लोग बता दीजिए इसके अंदर लगता है आपको उपवेद भाग में उपवेद जरूरी है उपवेद जरूरी है तो लिखा जाएगा उपवेद कर लीजिए आप लोग। इसका जो उपवेद है वो मेरे साथ इसी उपवेद इसका उपवेद कौन सा है? तो इसे हम लोग उपवेद के नाम से जानते हैं। और बेटा एक बात और लिखने के बारे में नोट डाल के बात इंपॉर्टेंट बात है अथवा इंपॉर्टेंट नोट के लिख जाएगा आपको नोट डाल के लिखना करेंगे कि अथर्ववेद के अनुसार अथर्ववेद के अनुसार सभा व स्मृति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया। ये क्वेश्चन 7 बार जाता है इस वेद के अनुसार सभा और स्मृति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया। तो सत्य आंसर करेंगे अथर्ववेद है इसी अथर्ववेद के अनुसार। ठीक है चलिए ओके यार चलिए आज की क्लास इतना ही कल फिर मुलाकात होगी। मेरे साइज जबरदस्ती के समझ नहीं इनको ठीक है। जय हिंद जय भारत।